आज हम लोग कर रहे हैं 13 मार्क्स IPR VVI PYQ। ठीक है, सबसे पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज ट्रेडमार्क, व्हाट आर दी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। ठीक है, ये बोल रहा है, एक ही सवाल में देखिए कितनी सारी चीज़ें पूछ ली गई है। सबसे पहला है कि व्हाट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? तो ट्रेडमार्क एक मार्क है, ठीक है, जो किसी गुड्स को, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ZB of Trademark Act 1999, a trademark is a mark capable of being represented graphically and capable of distinguish the goods, ठीक है, और सर्विसेज। ये हमेशा याद रखना, दूसरे कंपनी के गुड्स को दूसरे कंपनी के गुड्स के साथ मिक्स ना हो, ठीक है, दोनों में अंतर रखने के लिए हम ट्रेडमार्क लेते हैं। अगर हम एप्पल का घड़ी बनाए, ठीक है, और एप्पल का किसी और कंपनी ने घड़ी बना दिया, तो फिर दोनों का गुड्स सेम हो गया, तो फिर डिस्टिंग्विश रहा कहाँ? ठीक है, तो ऐसे में ट्रेडमार्क मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ट्रेडमार्क ऐसा मार्क होता है जो किसी दूसरे कंपनी के गुड्स को किसी दूसरे कंपनी के गुड्स से अलग करता है, ठीक है, चाहे वो गुड्स के लाइन में हो या सर्विसेज के लाइन में, दोनों में ही आपको अंतर रखना पड़ेगा, तभी आपको ट्रेडमार्क मिलेगा। ट्रेडमार्क में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इसको टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क भी बोल सकते हैं आप, कि वर्ड ट्रेडमार्क होता है, लेटर ट्रेडमार्क होता है, न्यूमरल होता है, डिवाइसेस होते हैं, लोगो को भी ट्रेडमार्क करा सकते हैं आप, शेप्स का भी होता है ट्रेडमार्क, पैकेजिंग का भी ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, जैसे आपका कैडबरी का डेयरी मिल्क है, उसके पैकेजिंग का उसने ट्रेडमार्क ले रखा है। कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क होता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क के जो है एग्जाम्पल्स है, कि आपको अगर ट्रेडमार्क लेना है तो आप वर्ड्स के भी ले सकते हो। कोई आपका ऐसा यूनिक वर्ड है, ट्रेडमार्क ले लो। कोई ऐसा लेटर है, ट्रेडमार्क ले लो। कोई ऐसा नंबर है, ट्रेडमार्क ले लो। डिवाइस है या कोई लोगो है, ट्रेडमार्क ले लो। कोई ऐसा आपका यूनिक शेप है, जैसे आपको कोका कोला का जो शेप है उसने उसका ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है। पैकेजिंग कैडबरी का हम लोगों ने शुरू में बहुत सारे डिस्कस किए इस सब के बारे में, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स का भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ट्रेडमार्क लेने के पर्पस क्या है, कि आइडेंटिफाइज द सोर्सेस ऑफ गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज। ट्रेडमार्क होना आपको प्रोडक्ट के पहचान के बारे में बताता है, ठीक है। आपने अगर अमूल का आइसक्रीम खाया, तो आप कैसे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हो कि अमूल का आइसक्रीम है, अच्छा ही होगा। किसी और कंपनी का आपको अगर आइसक्रीम दे, तो आप भले अमूल से अच्छा हो, आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही अमूल का आइसक्रीम खाया है और आपने आइडेंटिफाई किया है उसको कि भाई इसका अच्छा गुड्स होता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं आपके गुड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा है डिस्टिंग्विशेस वन ट्रेडर फ्रॉम अनदर। अगर ट्रेडमार्क ले रखे हैं, ठीक है, तो एक ट्रेडर जो एक कंपनी है उसके उस कंपनी से दूसरे कंपनी को अलग रखता है ये ट्रेडमार्क। मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है तो मैं एप्पल का ले रखा हूँगा, कोई और लिया होगा तो सैमसंग का ले रखा होगा, तो अलग अलग हो जाता है ना। तो ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं डिफरेंट करने में, डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करता है। और तीसरा है प्रोटेक्ट गुडविल एंड ब्रांड आइडेंटिटी। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ट्रेडमार्क ले रखे हैं, ठीक है, तो ये आपके ब्रांड को प्रमोट भी करता है और आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके गुडविल को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने इन्फ्रिंज किया, तो आपने ट्रेडमार्क ले रखा है, तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडमार्क का उद्देश्य है, पर्पज है। अब यहाँ पे दूसरा इसी में सवाल पूछ रहा था कि एब्सोल्यूट ग्राउंड क्या है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से रिफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और एक होता है रिलेटिव ग्राउंड। दो टाइप के ग्राउंड्स होते हैं जिसके आधार पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया जा सकता है,
ठीक है। पहला है एब्सोल्यूट ग्राउंड, इसके बारे में सेक्शन 9 में बताया गया है। सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स रिलेट टू द नेचर ऑफ द mark itself irrespective of other trademark. A trademark shall not be registered if एब्सोल्यूट ग्राउंड में क्या क्या हो सकता है? पहला, लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, एक गुड्स जो है दूसरे गुड्स से अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, सिमिलर बना रहे हैं वो, तो फिर उनको जो है ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल है। ठीक है। दूसरा है डिसेप्टिवली सिमिलर। डिसेप्टिवली सिमिलर का मतलब है ऐसा कोई नाम, जैसे आपको पता होगा कौन सा केस का मैंने वो दिया था आपको रेफरेंस, ये स्टारबक्स वर्सेस सरदार बक्स। कैसा नाम सिमिलर है, डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं है, एकदम मतलब लगता है कि जैसे यार दोनों एक ही कंपनी का हो। ठीक है, तो लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके गुड्स किसी और कंपनी के गुड्स से या ट्रेडमार्क से मैच हो रहे हैं तो उसको डिसेप्टिवली सिमिलर कहा जाएगा और आपको उसके बदले ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे सरदार बक्स का मिला था स्टारबक्स के जैसे ही, तो सरदार बक्स का कैंसिल हो गया, उनको बोला कि आप सरदार बक्स मत रखिए, आप सरदार जी बक्स रखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर रहेगा, नहीं तो दोनों का सिमिलर लग रहा है ऐसा। तीसरा है कस्टमरी मार्क्स, मार्क्स दैट हैव बिकम कस्टमरी इन करेंट लैंग्वेज और ट्रेड प्रैक्टिसेस, एग्जांपल जेनेरिक ट्रेड टर्म्स। कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं जो कस्टमरी मार्क्स के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे और जो कंट्रोलर होते हैं ट्रेडमार्क के, अगर उनको लगेगा कि ये कस्टमरी मार्क्स हैं तो ये आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे है डिसेप्टिव और कंफ्यूजिंग मार्क। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, और उसका नाम भी वैसे ही रख दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे आपका कोई ड्रेस है, ठीक है, आपने बनाया है उसको किसी और ये फैब्रिक में और उसका नाम आपने रख दिया है कॉटन। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं रख सकते, ऐसा ट्रेडमार्क आप नहीं रख सकते जिससे लोग कंफ्यूज हो। समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखो इसमें कितना अच्छा है, यूजिंग सिल्क फॉर सिंथेटिक फैब्रिक। ऐसा कोई आपका फैब्रिक का ब्रांड है जो सिल्क का नहीं है, लेकिन आपने ट्रेडमार्क सिल्क के नाम से लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो फिर तो लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई इस पे सिल्क लिखा है तो ये सिल्क का ही होगा, लेकिन है नहीं। तो ऐसे अगर कोई आप मार्क लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफेंसिव और प्रोहिबिटेड मार्क। कोई ऐसे मार्क जो प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है, ऑफेंसिव है, आप उसको ट्रेडमार्क के तौर पे यूज नहीं कर सकते किसी धर्म के नाम पे। ठीक है, या कोई ऐसा, अभी आप लोगों को पता होगा कोई ये मूवी, ये वेब सीरीज आया है, बहुत विवाद में आ गया, कौन सा, घूसखोर पंडित, पता है? किसी को पता हो तो, यूपी में FIR हो गया उनके ऊपर। क्यों हो गया? देखो, नाम ठीक है, फ्रीडम का आप पूरा इस्तेमाल करो, लेकिन किसी रिलीजियस कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट है आप अगर उसको हर्ट करते हैं तो संविधान इसका इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, तो ये ऑफेंसिव में आ जाता है। तो ऑफेंसिव और प्रोहिबिटेड मार्क अगर आप रखते हैं ट्रेडमार्क के लिए तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल है। ठीक है, फिर है प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोहिबिटेड हैं, जैसे हमारा भारत का मान के चलिए अशोक चक्र है, ठीक है, या हमारे भारत का झंडा है तिरंगा झंडा, ठीक है, या आप हमारे देश का कुछ मतलब इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी मान लीजिए या कुछ ऐसा। तो आप ये जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं उसके नाम पर आप जो है ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। ठीक है, मार्क्स प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1958 तो 1950। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने देश के धरोहर हैं,
तो उसका भी नाम आप जो है ट्रेडमार्क के साथ नहीं लगा सकते। तो ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो गया। और नेक्स्ट है शेप रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन। अगर कुछ ऐसे शेप्स हैं, ठीक है, जो टेक्निकली आपके गुड्स से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, तो वैसे में भी आपको जो है ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से वापस कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो कस्टमर को, ठीक है। तो ये कुछ आपको एब्सोल्यूट ग्राउंड में सारे याद नहीं रखने हैं। एक याद रखना है डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, दूसरा मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, फिर तीसरा बताया मैंने कंफ्यूजिंग मार्क, चौथा है ऑफेंसिव और प्रोहिबिटेड मार्क, पांचवा है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं प्रोहिबिटेड या अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, ऐसे भी कुछ वर्ड्स होंगे जो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो ये सारे एब्सोल्यूटली ग्राउंड है, मतलब रेफ्यूजल के एब्सोल्यूट ग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव ग्राउंड। रिलेटिव ग्राउंड में क्या आएगा, तो सेक्शन 11 में रिलेटिव ग्राउंड के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है सिमिलैरिटी विद अर्लियर ट्रेडमार्क। किसी ने पहले ट्रेडमार्क ले रखा है, आपने उसी के जैसा सेम बना के ट्रेडमार्क लेने जा रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा, ये रिलेटिव ट्रेडमार्क में आता है, ठीक है। दूसरा है वेल नोन ट्रेडमार्क। अगर किसी कंपनी ने भले ट्रेडमार्क नहीं ले रखा हो, लेकिन वो वेल नोन है, ठीक है, उसने बहुत नाम कमाया है, रेप्यूटेशन उसका अच्छा है, ठीक है, अगर आप उसके गुड्स का आप उसके नाम का अगर ट्रेडमार्क लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल के अंदर आता है। तो रिलेटिव ग्राउंड में पहला सिमिलर, अगर पहले किसी ने बनाया होगा तो, ठीक है। दूसरा वेल नोन ट्रेडमार्क का नहीं होना चाहिए। तीसरा पासिंग ऑफ, कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर ट्रेडमार्क यूजर के ऊपर पासिंग ऑफ जारी किया है, ठीक है, तो उसका भी कॉपी आप नहीं कर सकते। अगर आप उसका कॉपी करके कुछ करते हैं, ठीक है, तो भी वो रिलेटिव ग्राउंड में आएगा। और नेक्स्ट है कॉपीराइट इन्फ्लिक्ट, इफ द मार्क इन्फ्रिंजेस कॉपीराइट ऑफ अनदर पर्सन। अगर आपने कोई ट्रेडमार्क लिया है, ठीक है, और आप उसका रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर किसी ने पहले से कॉपीराइट ले रखा है उस पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए, ठीक है, तो भी वो रिलेटिव ग्राउंड में आ जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। डिस्कस व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट। कौन कौन से ऐसे इन्वेंशन हैं जो पेटेंट एक्ट के अंदर पेटेंट के योग्य नहीं हैं, या पेटेंटेड नहीं हैं, या पेटेंट आप उसके ऊपर नहीं ले सकते। तो द इंडियन पेटेंट एक्ट स्पेसिफाइज सर्टेन नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन मेनली अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। These exclusions are based on public policy, morality, scientific principle and national interest। इसी में बता दिया है आपको सब कुछ। अगर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ आपका इन्वेंशन है, पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर आपका जो इन्वेंशन है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट आपका इन्वेंशन है, पेटेंट नहीं मिलेगा। पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, नहीं मिलेगा। प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला है सेक्शन 3 में इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल अंडर सेक्शन 3। पहला है फ्रिवलस इन्वेंशन और दोज कॉन्ट्रारी टू दी नेचुरल लॉ। भारत के अंदर कुछ ऐसे लॉज हैं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में जाके अगर आप कुछ इन्वेंशन करते हैं तो सेक्शन 3 मना करता है आपको पेटेंट देने से। कुछ ऐसे इन्वेंशन हैं जो फ्रिवलस हैं, ठीक है, गलत है, तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है इन्वेंशन कॉन्ट्रारी टू दी पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। कुछ ऐसे इन्वेंशन है जो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के लाइफ को थ्रेट कर सकता है आपका इन्वेंशन, इमोरल है, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, या ऐसे कोई एक्टिविटी
जिसमें आपका इन्वेंशन सम्मिलित है वो प्रोहिबिटेड है, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तीसरा है मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और नेचुरल सब्सटेंस। आपने कुछ नया इन्वेंशन नहीं किया है, बस आपने कुछ नया ढूंढा है, ठीक है। तो नया ढूंढना, डिस्कवर करना पेटेंट के अंदर पेटेंटेबल नहीं है, इन्वेंशन नहीं माना जाता है डिस्कवरी को, याद रखिएगा, ठीक है। आप तालाब में घूम रहे थे और वहां पे आपको कोई ऐसा पत्थर मिला जो अलग है, ठीक है, तो आपने ढूंढा है, आपने कुछ इसमें इन्वेंट नहीं किया है, ठीक है। इन्वेंशन तब होगा ना जब वो उसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप्स हो, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और नेचुरल सब्सटेंस इज नॉट इन्वेंशन, और इसीलिए इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। फोर्थ है मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, केमिकल हैं, या आपके कुछ मैंने अभी बताया प्रजाति है, समंदर में कुछ ऐसे चीजें मिलती हैं, ठीक है, जो सिर्फ डिस्कवरी है, बाकी उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, तो भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। जैसे आपने नया सॉल्ट का वो मतलब ढूंढा, डिस्कवर किया, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मेयर एडमिक्सचर रिजल्टिंग ओनली इन एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिर्फ कुछ मिला देने से आपको इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने चीनी में पानी मिला दिया, मीठा हो गया घोल, फिर उसमें मैंने नमक मिला दिया, अब थोड़ा सा मीडियम हो गया, क्या इसके ऊपर पेटेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ मिक्सचर का या कुछ ऐसा करके आपको पेटेंट का जो है इन्वेंशन नहीं माना जाता है, इसीलिए पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर है अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ नोन डिवाइस। कोई फ्रिज है, फ्रिज के नीचे आपको पता है कि जनरल डब्बा होता है, मतलब आप फ्रूट वगैरह रख सकते हैं, और ऊपर में बर्फ वाला होता है, ठीक है, मतलब डीप फ्रीजर टाइप। अभी नया नया क्या हुआ है, तो ऊपर डी फ्रीजर न रख के नीचे डी फ्रीजर कर दिया है, और जनरल जो रहता है सामान रखने का ऊपर कर दिया है। क्या इसको मिलेगा इन्वेंशन के लिए पेटेंट? नहीं मिलेगा। सेक्शन 3 बोलता है कि अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट करने से इन्वेंशन नहीं होता है, इसीलिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। कोई मशीन ऊपर से चालू होता है और आपने ऊपर से चालू ना करके नीचे बटन डाल दिया, इन्वेंशन है क्या? नहीं है, रीअरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट को इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, और इसीलिए उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अगर आपने कुछ इन्वेंशन किया है, आपको नहीं मिलेगा पेटेंट, क्योंकि सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर आपने कुछ ऐसे यूनिक आइडिया अपनाए, ठीक है, या आपने कुछ ऐसे प्रोसीजर में नया अपनापन कुछ कर दिया, ठीक है, तो भी उसको जो है इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिसके आप वैरायटी या स्पीसीज या बायोलॉजिकल प्रोसेस करो, ठीक है, तो उसको जो है इन्वेंशन नहीं माना जाता है, और इसीलिए उसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल बिजनेस मेथड कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें आपने कुछ इधर से उधर नया तकनीक निकाल दिया, मैथमेटिकल मेथड में आपने कुछ मतलब दो में जो दो जोड़ने से 4 होता था आपने 3 कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे कुछ भी काम करने से आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। लिटरेरी वर्क में, ड्रामेटिक वर्क में, म्यूजिकल वर्क में, आर्टिस्टिक वर्क में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब कॉपीराइट के अंदर है। तो क्योंकि ये चैट जीपीटी से लिया गया है तो इसमें बहुत सारा दे दिया है, ठीक है, तो आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको सिंपल सिर्फ 5 याद रखना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। सेक्शन 3 में 5, पहला कि भाई फ्रिवलस नहीं होना चाहिए इन्वेंशन, झूठा नहीं होना चाहिए। दूसरा कॉन्ट्ररी टू द लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा
अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा, डिस्कवरी नहीं होना चाहिए। पांचवा, अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 5 आपने याद रख लिया तो आपका काम हो गया। अगर 6 में और याद रखना है तो आप अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट याद रख सकते हो, या आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अगर आपने कुछ काम किया है तो आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखना। बाकी इतना नहीं याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये ChatGPT से लिया था ना, तो इसने भर भर के दे दिया है, मतलब इतना इतना कौन याद रखने वाला, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं, लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क में नहीं मिलेगा क्योंकि कॉपीराइट के अंदर आता है वो। फिर है मेंटल एक्ट या मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स, आपने गेम खेला, ठीक है, कोई ऐसा गेम बनाया या कुछ ऐसा आपने एक्ट किया जो एकदम मेंटल है, ठीक है, उसमें कुछ भी इन्वेंशन नहीं है, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब कोई काम का है नहीं, वैसे दे दिया है तो मैंने दे दिया था, ठीक है। और लास्ट है एटमिक एनर्जी रिलेटेड, ये हमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। एटमिक एनर्जी रिलेटेड बम बनाना, गोला बारूद बनाना, ठीक है, तोप बनाना, इस सब के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। भले आप बना लो, सरकार आपको हेल्प करे, पैसा दे, लेकिन आप उसका पेटेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। कुल मिला के कंक्लूजन अगर हम पढ़ें तो इंडियन पेटेंट एक्ट आर एक्सक्लूड सर्टेन इन्वेंशन, ठीक है, फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी। जैसे पहला, प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड मोरालिटी, अगर इसके अगेंस्ट कुछ है इन्वेंशन तो वो पेटेंटेबल नहीं है। मिसयूज, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ मोनोपोली, ये जो आपका पेटेंट है वो मोनोपोली के मिसयूज को भी प्रिवेंट करता है, और जो जेन्युइन इन्वेंशन है उसको इनकरेज करने का काम करता है। द वेरियस काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद इलस्ट्रेशन, ठीक है, ये बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कितने टाइप के प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सप्लेन करें इलस्ट्रेशन के साथ, उदाहरण के साथ पूछ रहा है। तो हमने बेसिक लेक्चर में ही ये किया था डिटेल में, अभी हम कर रहे हैं वापस से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो ह्यूमन माइंड का क्रिएशन हो, ठीक है, हम उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, पहला आता है आपका पेटेंट, दूसरा आता है ट्रेडमार्क, तीसरा आता है कॉपीराइट, चौथा आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, पांचवा आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। इसके बाद एक और आता है ट्रेड सीक्रेट, इसका ज़्यादा सवाल एक भी बार नहीं बना है, एक आध सवाल कभी कभी बना है, 99% ट्रेड सीक्रेट से सवाल नहीं आता, ठीक है। ये मेजर 5 ही हैं IPR के अंदर। पहला है पेटेंट, पेटेंट किसके लिए मिलता है, इन्वेंशन के लिए मिलता है। किस एक्ट से गवर्न होता है पेटेंट, तो पेटेंट एक्ट 1970 से। कितने दिनों के लिए मिलता है, 20 साल के लिए मिलता है, ठीक है। किस चीज के लिए मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर आपने कोई ऐसा दवा बनाया है, ठीक है, जिसमें आपने कंपोजिशन रखा है, आपका इन्वेंटिव स्टेप्स रहा है, ठीक है, और आपने कुछ ऐसे दवा बनाया है जो आज तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, नोवल है, तो आपको पेटेंट मिलेगा। कोई आपने ऐसी मशीन बनाई है जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, और आज के ज़माने में उस मशीन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है और एकदम नोबल है, आपको पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, और ऐसा कोई प्रोसेस जो अपने आप में यूनिक है, ठीक है, और वैसा प्रोसेस आज तक किसी ने यूज ही नहीं किया, तो प्रोसेस का भी आप पेटेंट ले सकते हैं। तो ये हो गया पेटेंट के बारे में ओवरऑल। दूसरा है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्यों लिया जाता है, ट्रेडमार्क अपने बिजनेस में किसी पर्टिकुलर गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है ताकि दूसरे के कंपनी से अलग दिखे, ठीक है, इसीलिए ट्रेडमार्क लिया जाता है। ट्रेडमार्क किस एक्ट से गवर्न होता है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से गवर्न होता है। ट्रेडमार्क 10 साल के लिए मिलता है और आप इसको रिन्यूअल करा सकते हैं जब तक चाहें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे नाइक वर्ड जो है वो ट्रेडमार्क है, एप्पल का लोगो जो है आईफोन कंपनी का ट्रेडमार्क है, टाटा का जो ब्रांड है वो ट्रेडमार्क है, ठीक है, ऐसा। तीसरा है हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या, कॉपीराइट में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लिखते हैं, ठीक है,
वो आपके क्रिएशन ऑफ माइंड का होता है। तो ऐसे स्वाभाविक है कि आपके मेहनत का फल आपको मिले, तो आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लेते हो, कॉपीराइट लेते हो। इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ म्यूजिक बना सकते हैं, कुछ आर्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड है। कॉपीराइट किस लॉ से गवर्न होता है, कॉपीराइट एक्ट से गवर्न होता है 1957। कॉपीराइट का ड्यूरेशन क्या है, तो लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने कोई बुक लिखा, मूवी लिखी, सॉन्ग लिखा, या किसी ने कोई चित्रकारी की है, ठीक है, या किसी ने कोई सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो वो भी कॉपीराइट ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं या शेप हैं या पैटर्न है, ठीक है, जो अपने आप में यूनिक है, पहले कभी किसी ने नहीं बनाया। तो आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ये बोलता है कि आप उसका जो है मोनोपोली ले सकते हो। इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। ये किस एक्ट के तहत गवर्न होता है, तो डिज़ाइन एक्ट 2000 के तहत गवर्न होता है। इसको भी कितने साल के लिए मिलता है, ड्यूरेशन 10 साल के लिए मिलता है। अगर इसको आपको एक्सटेंड करना है तो 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा बॉटल है जिसका शेप बनाया गया है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर कवर हो गया, ठीक है। कोई ऐसा फर्नीचर बनाया है किसी कंपनी ने जो अपने आप में यूनिक है, उसका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ले सकता है वो, ठीक है। पांचवा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कुछ ऐसे गुड्स या कुछ ऐसे रेप्यूटेड ओरिजिन, आप समझ लो, क्या बोलते हैं उसको, गुड्स ही समझ लो, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता है और उस क्वालिटी का, उस रेप्यूटेशन का कहीं भी आपको वो गुड्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या देती है, जीआई टैग देती है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन का ये सबसे अच्छा सामान है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये किस एक्ट से गवर्न होता है, ये गवर्न होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 से। ये भी 10 साल के लिए मिलता है। तो बनारस का आपने देखा होगा पान, जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग का टी, ठीक है, फिर कांचीपुरम का सिल्क साड़ी, फिर आपका महाराष्ट्र का हापुस आम, ये अल्फोंसो मैंगो, ठीक है, नागपुर का ऑरेंज, ये सब क्या है, ये सब जीआई टैग है। इन लोगों, ये सारे गुड्स को जीआई टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड सीक्रेट। ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ट्रेड सीक्रेट है कि कोई भी कंपनी, किधर गया भाई, हाँ, ये ट्रेड सीक्रेट है। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, मान के चलिए कोका कोला कंपनी है, उसने कोका कोला बनाया, तो उसका कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा ना कि उसने कैसे बनाया, ठीक है। तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको जो है नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ट्रेड सीक्रेट का। यहाँ लिखा है ना, ट्रेड सीक्रेट मतलब ऐसे ही है कि आपको अगर कुछ ऐसा सीक्रेट है तो आप सेफ रखो, ठीक है, आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, जिस देश में हो आप, जहाँ पे आप उसका यूज कर रहे हो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना लो कि भाई इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, बाकी इसको रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। तो ये हो गया ट्रेड। जैसे कोका कोला बनाते हैं, तो और कंपनी कोका कोला जैसा टेस्ट दे पाता है क्या, नहीं दे पाता। क्यों, क्योंकि कोका कोला जो बनाता है उसका जो सीक्रेट है किसी को नहीं पता। तो वो क्या है, वो ट्रेड सीक्रेट है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहता है हर कंपनी का। आप कितना भी अच्छा आइसक्रीम बना लो, अमूल के आइसक्रीम जैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है, तो उसका कुछ तो सीक्रेट होगा। तो यही सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कोका कोला का फॉर्मूला यहाँ पे दिया भी हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया आपके आईपीआर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के डिटेल।
डिस्कस इन डिटेल द वर्क्स टू विच कॉपीराइट इज रेलेवेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये बोल रहा है कि कॉपीराइट के अंदर अपन ने 6 मार्क्स में देखा था कॉपीराइट के सबसिस्ट। ठीक है, मतलब कॉपीराइट के अंदर कितने टाइप के वर्क प्रोटेक्टेड हैं, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, और वो भी विद एग्जाम्पल। तो देखिए, कॉपीराइट इज अ लीगल राइट। पहले हम कॉपीराइट को डिफाइन करेंगे। कोई भी सवाल आप बनाना 13 मार्क्स में, तो सबसे पहले हो सके तो आप इंट्रो दो। ठीक है, इंट्रो दो, इंट्रो के बाद आप उसका जो है डेफिनेशन दो। ठीक है, इंट्रो में आप डिटेल में बताओ उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आईपीआर के बारे में पूरा ठोक दो, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाला है, वो तो सिर्फ हेडिंग पढ़ेगा। इंट्रो क्या मस्त लिखा है, नीचे डेफिनेशन क्या अच्छा लग रहा है, फिर उसके टाइप्स कितना मस्त बनाया है, लास्ट में फिर आप जो है कंक्लूजन लिखिए, कितना अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो ऐसा, तो आप थोड़ा इंट्रो डालो, फिर उसका डेफिनेशन डालो। तो यहाँ पे कॉपीराइट का डेफिनेशन नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कॉपीराइट के अंदर कितने रेलेवेंट वर्क हैं, वो पूछ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप डिफाइन करते हो तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा ऊपर इंट्रो डाल देते हो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। फिर आपका जो सवाल है वो तो बता ही रहे हो ना नीचे, तो मस्त लगेगा। ऐसा देखो, एग्जामिनर के पास जो आपका कॉपी चेक करेगा, उसके पास सिर्फ आपका कॉपी नहीं है, उसके पास हजारों बच्चे की कॉपी है और उसके पास टाइम सीमित है। ठीक है, तो वो, और उसको शायद मेरा जहां तक मानना है कि उनको पैसा मिलता है पर कॉपी के पीछे। तो कौन चाहेगा कि एक ही कॉपी में पूरे दिन में चेक करूं, वर्ड टू वर्ड चेक करूं और मैं 50 रुपए ही कमाऊं? कौन चाहेगा? हर कोई चाहेगा ना कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं मैं। समझ रहे हो? हो सके तो कुछ वर्ड को अंडरलाइन करना पेंसिल से। हाँ, तो कहने का मतलब है आप अंदर में क्या लिख रहे हो कुछ मतलब नहीं है, आप हेडिंग मस्त लिखो, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और एकदम लाइन मार्क करो, फिर लिखो डेफिनेशन, लाइन मार्क करो, फिर वही चीज नीचे लिख दो मीनिंग, फिर लाइन मार्क करो। लगेगा एग्जामिनर कहाँ से लाया इतना दिमाग। ठीक है, तो ऐसा, तो मतलब उनको गुमराह करना है बेसिकली आपको, तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इन डिटेल द वर्ड्स टू विच कॉपीराइट इज रेलेवेंट। ठीक है, कौन कौन से वर्क में कॉपीराइट मिलना रेलेवेंट है वो पूछ रहा है एग्जाम्पल के साथ। तो हमने कॉपीराइट को पहले समझाना है कि कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो किसी क्रिएटर को मिलता है उसके वर्क के लिए। ठीक है, चाहे वो आपका लिटरेरी वर्क किया हो या ड्रामेटिक वर्क किया हो, कोई भी वर्क किया हो, फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 13 में कॉपीराइट किस किस चीज़ के लिए आप ले सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके सेक्शन 13 में सबसे पहला दिया हुआ है लिटरेरी वर्क के बारे में। लिटरेरी वर्क मतलब वर्क्स एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। ठीक है, कोई ऐसा वर्क जिसमें लिखा गया हो, ठीक है, राइटिंग में एक्सप्रेस किया गया हो, उसको हम लिटरेरी वर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बुक्स हो गया, नोवेल हो गए, पोएम हो गया, ऐसे हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, या कुछ ऐसा आपने कंपाइलेशन किया है, तो ये सारे लिटरेरी वर्क के अंदर कवर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेक्स्ट बुक बाय रिटन बाय एन ऑथर, क्या हो गया, ये आपकी लिटरेरी वर्क के अंदर आ गया। रिसर्च पेपर लिटरेरी वर्क के अंदर आ गया। तो हमारा सवाल रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ था ना, इसीलिए हम एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क को सेक्शन 2 सब सेक्शन H में डिफाइन किया गया है। मीनिंग, ड्रामेटिक वर्क इंक्लूड वर्क इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, कोई ऐसा वर्क जो परफॉर्म करने के उद्देश्य से किया गया हो, जैसे कोई प्ले हो, कोई स्क्रीन ये प्लेज हो, या डांस का ड्रामा हो, ठीक है, या कोई कोरियोग्राफिक वर्क हो, या कोई स्क्रिप्ट पढ़ना हो, कुछ भी है जिसको आप परफॉर्म करने वाले हो, वो ड्रामेटिक वर्क में कवर होगा। ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट ऑफ अ स्टेज प्ले, कोई जैसे आपने देखा होगा कोई रामायण का प्ले करता है स्टेज पे, कोई महाभारत का प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ड्रामेटिक वर्क में आता है।
इसके अंदर सिनेमाटोग्राफ फिल्म भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल वर्क। म्यूजिकल वर्क को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन पी में। मीनिंग म्यूजिकल वर्क कंसिस्ट ऑफ म्यूजिक इटसेल्फ, ठीक है, एक्सक्लूडिंग वर्ड और एक्शन। इसमें कोई वर्डोलॉजी या एक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ इसमें म्यूजिक होता है, ठीक है, धुन। तो म्यूजिक कंपोजिशन करना या कुछ ऐसे नोटेशन एंड वॉइस का काम करना, तो ये सारे आपके म्यूजिकल वर्क में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कंपोजिशन, ये क्या है, ये म्यूजिकल वर्क के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। लिरिक्स आर नॉट म्यूजिकल वर्क, दे आर लिटरेरी वर्क। लिरिक्स जो होता है वो लिटरेरी वर्क में वर्क के अंदर आता है, म्यूजिकल वर्क के अंदर नहीं आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिस्टिक वर्क। इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिस्टिक वर्क प्रोटेक्ट विजुअल एक्सप्रेशन। कुछ ऐसा आप विजुअलाइज करके जब किसी को समझाते हो या एक्सप्रेस करते हो अपनी भावनाओं को क्रिएटिव माइंड से, तो उसके ऊपर आपको आर्टिस्टिक वर्क का जो है प्रोटेक्शन मिलता है कॉपीराइट में। जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई या आपने कोई ऐसा एक स्कल्पचर बनाया या आपने ऐसा कोई ड्राइंग बनाई या आपने कोई ऐसे इनक्रेविंग्स बनाए। इनक्रेविंग का मतलब होता है वो जो छेद करके बनाते हैं ना वॉल पे, आपने देखा होगा ताजमहल में बहुत अच्छे से खुदाई किया गया है। ऐसे ही जो हमारे पुरातन जमाने के जो थे ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय धरोहर जो है हमारे देश के, उस पे देखना पुराने में बहुत एकदम कारीगरी किया गया है। वही कारीगरी जो है ना इनक्रेविंग कहलाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आर्टिस्टिक वर्क में कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है वो। फोटोग्राफ, आपने देखा होगा बर्निंग ये फॉरेस्ट का किसी ने फोटो खींचा था, उसके ऊपर उसने कॉपीराइट ले लिया, ठीक है। ऐसे ही एक था फॉरेन में, कोई अमेज़न जंगल में कैमरा भूल गया था और किसी बंदर को वो कैमरा मिला, ठीक है, और उसने कोई ऐसे एंटीक एंगल से तस्वीर लिया कि उसने कॉपीराइट ले लिया। उसको जब बाद में वो कैमरा मिला तो उसने देखा कि किसी बंदर ने फोटो खींचा है और एकदम यूनिक, इंसान खींच ही नहीं सकता, तो उस फोटो का उसने कॉपीराइट ले लिया। तो ऐसा होता है, ठीक है। किसी बिल्डिंग में आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाया या आर्किटेक्चरल कुछ ऐसे प्रारूप तैयार किए, तो वो भी आर्टिस्टिक वर्क के ही अंदर प्रोटेक्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई स्केच बनाई, पेंटिंग बनाई, फोटोग्राफ खींचा, तो ये सारे जो हैं आपके आर्टिस्टिक वर्क के अंदर हैं। नेक्स्ट है आपका सिनेमाटोग्राफ फिल्म, सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में है। A cinematograph film is a visual recording on any medium from which a movie image may be produced, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है इंक्लूड, फीचर फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वेब सीरीज हैं, ये सारे सिनेमाटोग्राफ फिल्म के अंदर आते हैं। जैसे कोई मूवी आप थिएटर में देखते हो, इसके अंदर कौन सा राइट है कॉपीराइट के अंदर, तो सिनेमाटोग्राफ फिल्म वर्क के अंदर कवर है और कॉपीराइट उसके ऊपर उनको मिला है। ऐसे ही कोई एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करके अगर अपलोड करता है यूट्यूब पर, तो उसके ऊपर भी उसका सिनेमाटोग्राफ फिल्म वर्क के अंदर कॉपीराइट उसका प्रोटेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साउंड रिकॉर्डिंग वर्क। साउंड रिकॉर्डिंग में भी आपको कॉपीराइट मिलता है। ये किसके लिए मिलता है, तो सिर्फ साउंड के लिए मिलता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड, चाहे आप सॉन्ग को रिकॉर्ड करो, म्यूजिक को, एल्बम को रिकॉर्ड करो या ऑडियो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, आपको उसके ऊपर कॉपीराइट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव एंड एसोसिएटेड वर्क्स प्रोटेक्टेड सेपरेटली। आपने कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई काम किए तो आपको मोबाइल ऐप के ज़रिए या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ किया तो आपको लिटरेरी वर्क के अंदर मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे काम हैं जो अलग अलग तरीके से आपको कॉपीराइट मतलब प्रोटेक्शन देता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ इफ ओरिजिनली डेटाबेस एंड कंपाइलेशन, अगर आपने डेटाबेस और कंपाइलेशन के ऊपर काम किया है, ठीक है, अपने माइंड से उसमें किया है कुछ, ठीक है। इफ ओरिजिनलिटी इज इन्वॉल्व डिजिटल कंपाइल्ड लीगल डेटाबेस, ठीक है, तो इसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सेपरेटली
प्रोटेक्शन इसको मिलता है, इसका किसी कॉपीराइट या साउंड रिकॉर्डिंग से मतलब नहीं होता। वर्क्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, ये भी कई बार पूछ देता है, ठीक है। हालांकि इस सवाल में नहीं पूछा है, लेकिन अपन ने डाल दिया है कि कौन कौन से काम आप करेंगे तो कॉपीराइट के अंदर कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि किस किस काम के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ट्रेडमार्क किस किस काम के लिए नहीं मिलेगा, वैसे ही कॉपीराइट किस किस काम के लिए नहीं मिलेगा। तो पहला है आइडियाज, फैक्ट एंड और कॉन्सेप्ट। आपके माइंड में कोई आइडिया है, उसके लिए आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा? जब आप उस आइडिया के ऊपर कोई नोवेल बनाओगे, ठीक है। तो सिर्फ आइडिया है या कोई ऐसा फैक्ट है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं मिलता है। प्रोसीजर एंड मेथड, कोई प्रोसीजर है, ठीक है, जो आपको पता है, आपके माइंड में है, उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं मिलेगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपने क्लियर किया, ठीक है, आपके माइंड में, नहीं मिलेगा कॉपीराइट। न्यूज़ एज मेयर इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर भी कॉपीराइट आपको नहीं मिलता है। तो कॉपीराइट सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, आइडिया को नहीं, हमेशा याद रखना, ठीक है। सिर्फ आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता है, आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मेरे मन में कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट है, तो जब तक मेरे मन में है कॉपीराइट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जब तक मैं उसको कॉपी फॉर्म में ना लिखूं, एक्सप्रेस ना करूं कहीं पे, तो तब तक तो नहीं होगा ना, ऐसा। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ अंडर ट्रेडमार्क लॉ। आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स में ये किए थे, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ। इन्फ्रिंजमेंट क्या है? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, तभी तो इन्फ्रिंजमेंट में होता है ना। लेकिन पासिंग ऑफ में क्या होता है? पासिंग ऑफ इज द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स और सर्विस एज दोज ऑफ अनदर कॉजिंग कंफ्यूजन, ठीक है। और इसमें ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। पासिंग ऑफ में इन्फ्रिंजमेंट तब होगा जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो पासिंग ऑफ है, ये याद रखना फंडा। नेचर इन्फ्रिंजमेंट क्या है? इन्फ्रिंजमेंट एक आपको स्टेट्यूटरी राइट देता है, ठीक है, जबकि पासिंग ऑफ कॉमन राइट है कि भाई आपका गुडविल जा रहा है तो आप ले लो, बाकी कोई कानून में ऐसा प्रावधान है नहीं, ठीक है। फिर इन्फ्रिंजमेंट के लिए ट्रेडमार्क मस्ट बी रजिस्टर्ड, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इन्फ्रिंजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। आपका अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तभी आप इन्फ्रिंजमेंट में जा सकते हो। पासिंग ऑफ में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तभी पासिंग ऑफ में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्रिंजमेंट जो है ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 28 और 29 में गवर्न है, ठीक है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। जबकि पासिंग ऑफ के बारे में सेक्शन 27 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। इन्फ्रिंजमेंट एसेंशियल एलिमेंट प्रूफ ऑफ यूज ऑफ आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क इज सफिशिएंट। ये जो आपका इन्फ्रिंजमेंट है, इसमें बोल रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, ठीक है, जिससे ये साबित हो कि सामने वाला जो है आपके प्रोडक्ट का डिसेप्टिवली सिमिलर बना रहा है, ठीक है, तो आप इन्फ्रिंजमेंट क्लेम कर सकते हो। जबकि पासिंग ऑफ में आप सीधा नहीं जा सकते कि भाई वो यूज कर रहा है तो मेरा नहीं। पासिंग ऑफ में आपको 3 चीजें जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्लासिक ट्रिनिटी। पहला आपको गुडविल बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का गुडविल क्या है। किसी को पता है क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में कि ऐसे ही आगे कि मेरा मिसयूज हो रहा है, मेरा मिसयूज हो रहा है? एक तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो, और रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपका कुछ तो होना चाहिए ना मार्केट में। आपका जब इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जत होने का क्या डर है, ऐसा समझ रहे हो। तो सबसे पहला कि आपका गुडविल है, तभी आप पासिंग ऑफ क्लेम कर सकते हो। दूसरा, आपके गुडविल जिस प्रोडक्ट पे है उसका अगर किसी ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, और साथ ही आपको नुकसान हुआ है, तभी आप पासिंग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो गुडविल, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड डैमेज, ये
ट्रिनिटी है, क्लासिकल ट्रिनिटी बोलते हैं इसको। ये तीनों अगर आप प्रूव कर पाते हैं तभी आप पासिंग ऑफ में जा सकते हैं। जबकि इन्फ्रिंजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, आप बता दो कि इसने मिसयूज किया है गलत, तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है। तो आपके ऊपर थोड़ा सा कानून ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है इन्फ्रिंजमेंट में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कंपेरेटिवली इजियर टू प्रूव। इन्फ्रिंजमेंट में आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कि भाई इसने मिसयूज किया है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेडमार्क ले रखा है, गवर्नमेंट के पास आपका डेटा है, तो मिसयूज करेगा तो तुरंत समझ में आएगा। जबकि पासिंग ऑफ में तो आप भी ट्रेडमार्क नहीं ले रखे हो, मैं भी नहीं ले रखा हूं, तो मैं मिसयूज कर रहा हूं, आप कैसे साबित करोगे? ठीक है, तो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होता है पासिंग ऑफ में ये साबित करने में कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत गुडविल वाला है, आपको डैमेज बहुत सारा हो गया, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है आपका इन्फ्रिंजमेंट के अंदर सिमिलैरिटी रिक्वायर्ड, यूज ऑफ एन आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर रजिस्टर्ड मार्क। इन्फ्रिंजमेंट के लिए आपके प्रोडक्ट का आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर होना चाहिए सामने वाले का, तब इन्फ्रिंजमेंट होता है। जबकि पासिंग ऑफ में मिसरिप्रेजेंटेशन कॉजिंग लाइकलीहुड ऑफ डिसेप्शन एंड कंफ्यूजन, ये तो सिमिलर है, दोनों में एक ही है कि भाई दोनों का मिसयूज होगा तभी तो आएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मार्क में इन्फ्रिंजमेंट के अंदर प्रोटेक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इन्फ्रिंजमेंट जो है आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, ठीक है। जबकि पासिंग ऑफ क्या है? पासिंग ऑफ आपके गुडविल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसमें आपके ये मटेरियल से सामने वाले को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, कि आपका कितना बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है, नहीं। आपका रेपो है क्या मार्केट में? क्योंकि आप रजिस्टर हो नहीं, और रजिस्टर नहीं हो तो कुछ तो आपका हो जिससे वैल्यू आपका बने, तो उसमें गुडविल को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। तो इन्फ्रिंजमेंट में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है इसीलिए प्रोटेक्टेड है, पासिंग ऑफ में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है इसीलिए उसके गुडविल को ही प्रोटेक्ट करने का काम पासिंग ऑफ के जरिए किया जाता है, ठीक है। और इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ में दोनों में मोर और लेस जो है क्लेम आपका सेम ही है, रेमेडी अवेलेबल है दोनों में, ठीक है। स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आपके पास वाइडर रेंज है प्रोटेक्शन के, ठीक है। जबकि पासिंग ऑफ में आपके पास कम है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट में हम अगर देखें तो यूजिंग अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पूमा विदाउट परमिशन, अगर पूमा एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, अगर आपने उसका मिसयूज किया तो वो इन्फ्रिंजमेंट में जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग शूज इन अ मैनर दैट मिसलीड्स कस्टमर इनटू बिलीविंग दैट दे आर पूमा प्रोडक्ट, पासिंग ऑफ कैसे होगा? कोई ऐसा कंपनी है, ठीक है, जिसने ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है लेकिन उसका रेपो मार्केट में बहुत है, ठीक है, और आप उसका अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो पासिंग ऑफ के अंदर चला जाएगा। तो ये जो है मेन है, ठीक है। तो क्रक्स क्या निकला? इन्फ्रिंजमेंट जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जबकि पासिंग ऑफ सिर्फ गुडविल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट में वही जा सकते हैं जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, पासिंग ऑफ में अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले जा सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क कैसे लिया जाएगा उसका प्रोसीजर आपसे पूछा जा रहा है। ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को। सबसे पहले आपको सर्च करना है, ठीक है, प्रिलिमिनरी स्टेज होता है ये। आप सर्च करेंगे कि भाई आपको जिस पर्टिकुलर लोगो के लिए, वर्ड के लिए ट्रेडमार्क चाहिए वो पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, ठीक है, और अगर रजिस्टर्ड है तो आपका उससे सिमिलर तो नहीं है, ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है, तभी तो आप अपना फाइल कर पाओगे ना। तो ऐसा, तो सबसे पहले आप ट्रेडमार्क सर्च करते हो।
सर्च करने के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप फिर एप्लीकेशन फाइल करते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो है एप्लीकेशन में आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा डिटेल देना पड़ता है, आपके कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, आप जो एप्लीकेशन कर रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, आपका लोगो क्या है जिसको ट्रेडमार्क करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि किस गुड्स के लिए आप ले रहे हो, ठीक है। और इसका फर्स्ट यूज कब से होने वाला है, कब आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, सबसे पहले आपने सर्च कर लिया, फिर एप्लीकेशन फाइल कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलता है, ये क्योंकि ये चैट जीपीटी से है तो इसमें हर स्टेप को समझा दिया है, ठीक है। तो स्वाभाविक है आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको अलॉटमेंट नंबर मिलेगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट तो आपको मिलेगा ना कि आपने एप्लीकेशन दिया है। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद आपके एप्लीकेशन का जो है एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन के बाद जो है कंट्रोलर अपना रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाने के बाद उसको पब्लिक करता है, ठीक है, डिस्प्ले पे आएगा। अब जिसको अपोज करना है पब्लिकेशन के बाद वो अपोज कर सकते हैं। अपोज का कुछ नहीं आया है, ठीक है, तो फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर अपोज आया है तो कंट्रोलर बोलेगा कि भाई उस अपोजिशन को क्लियर करो। कौन करेगा? जो ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन लेके आया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही अपोजिशन क्लियर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क हो जाएगा। इसके बाद आपको 10 साल तक उसको चलाना है। फिर अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो आप करा सकते हो, नहीं कराना है मत कराओ, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखिए नीचे फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। पहला है सर्च, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है एग्जामिनेशन, चौथा है उसका रिप्लाई होगा, फिर पब्लिकेशन होगा, फिर अपोजिशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप उसको रिन्यूअल कराते रहो, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अगर आपको पूरा नहीं याद रखना है तो 5 चीजें तो याद रखना: सर्च, एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन, अपोजिशन और फिर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर है आपका, ये हो गया। अभी अगला किधर गया भाई? हाँ, अगला सवाल देखो, अगला और यूनिक है। अगला है एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का भी आपसे पूछ रहा है कि कैसे होता है रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस बताए, ठीक है। तो कॉपीराइट में भी आप अगर लिखना चाहो तो आप सर्च लिख सकते हो। क्यों क्यों? क्योंकि आपको जो है वहाँ पे भी तो सर्च करना है कि भाई मैं जिस पर्टिकुलर स्टोरी पे काम कर रहा हूँ वो पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ जिसका शीर्षक है हाफ गर्लफ्रेंड, और पता चला मुझे पता ही नहीं था कि किसी ने हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से कॉपीराइट ले लिया है। अब मैं जाऊंगा लेने तो देगा क्या? नहीं देगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें याद रखना है सर्च, ठीक है, कि भाई जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो पहले से किसी ने ले तो नहीं रखा है, ठीक है। भले इसमें नहीं दिया है लेकिन आप एक लेमैन लैंग्वेज में याद रखना किसी भी चीज के लिए, चाहे कॉपीराइट हो, पेटेंट हो या ट्रेडमार्क हो। पहला सर्च, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा एग्जामिनेशन, चौथा आपका ये पब्लिकेशन, पांचवा जो है अपोजिशन और फिर छठा ग्रांट, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क का हो या पेटेंट का हो या कॉपीराइट का हो, ठीक है। अगर ये 5-6 पॉइंट याद है तो आपको आराम से लिख सकते हो। और क्योंकि ये चैट जीपीटी से लिया है तो इसने डिटेल में दे दिया है, तो अपने को सिर्फ इतना समझ के रखना है कि अपने को जो समझ में आएगा वही पढ़ना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट में सबसे पहला सर्च करेंगे। क्या करेंगे भाई? जिस स्टोरी पे, जिस नोवेल पे, जिस वर्क के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बात। दूसरा, फिर हम एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? एप्लीकेशन के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ये भी आप लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो एक्नॉलेजमेंट का भी एक स्टेप में ऐड कर देना, ठीक है। तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद आपके एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद फिर उसका जो है पब्लिकेशन होगा। पब्लिकेशन के बाद जो ऑब्जेक्शन रहेगा उसके ऊपर हियरिंग होगा।
कि भाई किसका क्या ऑब्जेक्शन है, फिर दोनों पार्टी मिलके सुलह करेगा उसको, ठीक है। इसके बाद जो है आपको कॉपीराइट का जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अगर किसी को नोटबुक में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, मैं 6-7 पॉइंट बताता हूं, और ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। 100% बोलता हूं, आपका 13 मार्क्स में 12 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। पहला है सर्च, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है एक्नॉलेजमेंट। अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट तो आपको लेना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर चौथा है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, पांचवा है पब्लिकेशन, ठीक है। पब्लिकेशन जो भी अथॉरिटी के पास आप देंगे वहाँ पे पब्लिकेशन होगा, मतलब उसके जो भी चैनल वगैरह होंगे, पेपर वगैरह होगा, वहाँ पे छपेगा कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो आए हैं, किसी का ऑब्जेक्शन हो तो आके रेज कर सकते हैं। पब्लिकेशन के बाद जो है ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ग्रांट हो जाएगा। ग्रांट का मतलब कॉपीराइट लेने आए हो तो कॉपीराइट ग्रांट होगा, पेटेंट लेने आए हो तो पेटेंट ग्रांट होगा, ट्रेडमार्क लेने आए हो तो ट्रेडमार्क ग्रांट होगा, ठीक है। इजी है, इस पे अपन ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ पेटेंट अंडर द पेटेंट एक्ट। यहाँ भी प्रोसेस ही पूछा है, ठीक है। तो अपने को फिर वही याद रखना है, पेटेंट में आपको याद रखना है सबसे पहले कि आप पेटेंट का सर्च करेंगे, ठीक है, कि आपका पर्टिकुलर जो इन्वेंशन है वो पेटेंट के लायक है या नहीं है, ठीक है, किसी ने पहले से तो नहीं ले रखा है, ये सारी चीज़ें आपको सर्च करनी है। फिर आपको जो है पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करना है। पेटेंट के केस में सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे आपको 2 एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है। पहला प्रोविजनल जो आप शुरू में करते हैं, और 12 महीने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपने पहले सर्च मार लिया, फिर आपने पहला एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। फिर आप 12 महीने के बाद दूसरा एप्लीकेशन करोगे। इसमें भी आप एक्नॉलेजमेंट चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो आपको देगा ही। आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको कुछ तो चाहिए ना रिसिप्ट में, तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। फिर आप 12 महीने के बाद अपने उस पर क्या बोलते हैं इन्वेंशन पे काम कर लिए, तो कंप्लीट एप्लीकेशन आप देते हो 12 महीने के बाद, तो वो हो गया एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आपके एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होगा कि आपने कोई ऐसा मिस्टेक तो नहीं किया है, क्या आपने कोई प्रोहिबिटेड वर्क पे तो काम नहीं किया है। तो एग्जामिनेशन के बाद आपके प्रोडक्ट का वो होगा, इन्वेंशन का पब्लिकेशन होगा, ठीक है। पब्लिकेशन के बाद अगर किसी का कोई अपोजिशन आया, ठीक है, कि भाई मुझे अपोज करना है, या किसी का अपोज कर सकते हैं। अपोज करने के बाद जो है आपको उसको रेज क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो चैट जीपीटी है ना, वो डिटेल में मतलब बारीक बारीक से दे दिया, आपको इतने बारीक से समझना भी नहीं है और लिखना भी नहीं है, ठीक है। आप भूल जाओगे तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अपने को सिर्फ ये 6 पॉइंट पे एकदम टिक के रहना है और इसी को विस्तार से समझा देना है, एग्जामिनर भी खुश, आपका भी काम हो जाएगा। 9वां सवाल है हमारा, ऑल इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल, डिस्कस, ठीक है। और सही बात है, आपका हर इन्वेंशन पेटेंटेबल थोड़ी है, हर इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। आप प्रोहिबिटेड वर्क पे इन्वेंशन किए हो, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आपके पे इन्वेंशन में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही नहीं है, मतलब सिर्फ आप अपने यूज के लिए इन्वेंशन किए हो, बाकी किसी को उसका यूज ही नहीं है, ठीक है। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। नोवेल्टी नहीं है, आपने कुछ इन्वेंशन किया कि भाई आपने एक फ्रिज बनाई, वो फ्रिज पहले से अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद दिलाऊं, एक कौन सा थे, हाँ, धनपत सेठ वर्सेस नीलकमल का केस। क्या था उसमें, नोवेल्टी ही नहीं था, पहले से ही किल्टा मौजूद था लकड़ी का। चाय पत्ती वो तोड़ तोड़ के उसमें डालते हैं लोग, महिला लोग पीठ पे लाद के घूमते हैं उसको, आसाम में, ठीक है, जहाँ चाय पत्ती का बगान होता, वो पहले से लकड़ी का एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। आपने सिर्फ उसको प्लास्टिक में मॉडरेट करके, मॉडिफाई करके आप उसका पेटेंट ले लिए। नोवेल्टी क्या था उसमें, सिर्फ मटेरियल चेंजेस,
तो कोर्ट ने जब नीलकमल के ऊपर धनपत सेठ ने केस किया कि ये मेरा कॉपीराइट मिसयूज कर रहा है, ये भी किल्टा बना रहा है प्लास्टिक का, ठीक है, तो नीलकमल ने क्या कहा कि सर इन्होंने जो बनाया इसमें नया क्या था, नोवेल्टी क्या था, ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, वो लकड़ी का था, इसने मटेरियल चेंज कर दिया, तो मटेरियल चेंज करना नोवेल्टी हो गया क्या। तो कोर्ट ने माना यहाँ तो बहुत बड़ा चूक हो गया है कंट्रोलर से, तुरंत धनपत सेठ का जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया पेटेंट का, समझ रहे। तो ये है, तो आपके प्रोडक्ट में अगर नोवेल्टी नहीं रहेगी तो कैसे आपको पेटेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो लैक ऑफ नोवेल्टी है, पेटेंट नहीं मिलेगा, भले आपका इन्वेंशन है नहीं मिलेगा। लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप्स है, आपको नहीं मिलेगा, भले आपका इन्वेंशन है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो नहीं मिलेगा आपको, भले आपने इन्वेंशन किया हो। एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट मैटर, आपको बोला गया था कि आप मॉडिफाई करके बनाओगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको बोला गया था मेडिकल ट्रीटमेंट में, आपका सर्जिकल में, एग्रीकल्चर में, एटॉमिक एनर्जी में आपको नहीं बनाना है, आपने बना दिया, नहीं मिलेगा। आपको बोला गया था पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट आप कोई भी इन्वेंशन नहीं कर सकते, आपने कर दिया, नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, उसके ऊपर भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे इन्वेंशन है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर इन्वेंशन नहीं ले सकते, पेटेंट नहीं ले सकते। तो यही कुछ है जो एकदम मतलब पेटेंटेबल इन्वेंशन तो है लेकिन पेटेंटेबल नहीं है, तो इसीलिए ऑल इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल। डिस्कस रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, पेटेंट कब कब रिवोक हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जब आप इन्वेंशन लेने जाते हो, पेटेंट लेने जाते हो तो आप डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक होता है स्पेसिफिक क्या था यार, एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और दूसरा होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जब अपन प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देते हैं, मतलब टेम्पररी डिटेल में बताते हैं, ठीक है। और जब आपका वही 12 महीने बाद अच्छे से बन जाता है तब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल इसमें यूज किया है, क्या क्या मेथड था, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने स्पेसिफिकेशन सही से दिया है, ठीक है, अगर आपने स्पेसिफिकेशन में भी कहीं पे गलत बताया है, डिटेल में आपने गड़बड़ी की है, ठीक है, तो आपके पेटेंट को रिवोक कर दिया जाएगा। हमेशा याद रखना, पेटेंट को रिवोक करने का आपके पास 2 बार ऑप्शन है, एक बिफोर ग्रांट और एक आफ्टर ग्रांट, ठीक है। बिफोर ग्रांट में तो आपको पता है कि आपको ऑब्जेक्शन का मौका देता है, तो आप कर सकते हो। आपको पता चला कि भाई जब इसका ऑब्जेक्शन का मौका मिला था तब मुझे पता नहीं था, तो उसको मिल गया पेटेंट। पेटेंट मिलने के बाद आपको पता चला कि भाई ये सारी चीजें कमी है, तो भी आप ऑब्जेक्शन लेके उसको रिवोक करा सकते हो। तो अब मैं जब आपको पूछे रिवोकेशन ऑफ पेटेंट तो आप विस्तार से बताना कि पेटेंट को आप बिफोर ग्रांट भी रिवोक कर सकते हैं और आप आफ्टर ग्रांट भी रिवोक कर सकते हैं। बिफोर ग्रांट में भी वही आप जो है कंडीशन लगा सकते हो, वही ग्राउंड रहता है सेम, ठीक है। जो ग्राउंड बिफोर रहता है वही ग्राउंड आफ्टर रहता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको लेकिन वर्ड्स ज़्यादा मिल जाएंगे, आपके जो पॉइंटर्स हो हैं वो एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा कि यार ये देखो बिफोर ग्रांट भी लिखा है और आफ्टर ग्रांट भी लिखा है, समझ रहे हो। आगे सवाल भी है इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। तो पेटेंट के बिफोर ग्रांट में क्या होगा, जब एप्लीकेशन किया था उसने तो एग्जामिनेशन हुआ, फिर पब्लिकेशन हुआ, ठीक है, फिर ऑब्जेक्शन का समय आया। किस किस बात से आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, तो पहला इन्वेंटिव स्टेप में कमी है, नोवल नहीं है, तो लैक ऑफ नोवल्टी के आधार पर आप रिवोक करा सकते हो, ठीक है, रिजेक्ट करा सकते हो। इन्वेंटिव स्टेप्स में कमियां हैं, ठीक है, आप रिवोकेशन करा सकते हो। पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं था, प्रोहिबिटेड हो वो, उसके ऊपर पेटेंट लेने आया है ये,
पेटेंट रिवोक करा सकते हो। ठीक है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, जो भी चीजें आपने प्रोसेस में यूज किए हैं आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं, आप रिवोक करा सकते हो। रॉन्गफुल एक्विजिशन, किसी ने इन्वेंशन किया और आपने उससे वो इन्वेंशन ठग करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन करने आए हो, इसके ऊपर आपका कोई अधिकार ही नहीं था, आप फंस जाओगे, आपका रिवोक हो जाएगा। ठीक है, नॉन वर्किंग ऑफ इंडिया, आपने जिस इन्वेंशन के लिए काम किया वो भारत में उसका यूज ही नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी अदर बहुत सारे ग्राउंड हैं, जैसे भारत के किसी लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड हो, ठीक है, या आपने कोई ऐसे इन्वेंशन किए जो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो, तो ये भी जो है आपके ग्राउंड से हैं रिवोक करने के। तो आपने इसको पहले वाले में बिफोर ग्रांट लिख दिया। ठीक है, अब इसी को एज इट इज कॉपी करके आफ्टर ग्रांट लिख दो कि भाई आफ्टर ग्रांट आपको पता चला कि लैक ऑफ नोवेल्टी था, आफ्टर ग्रांट आपको पता चला कि ये पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं थे, आफ्टर ग्रांट आपको पता चला कि इसने किसी का रॉन्गफुल अक्वायर किया था, आफ्टर ग्रांट आपको पता चला कि ये भारत में एप्लीकेबल ही नहीं है, आफ्टर ग्रांट आपको पता चला कि ये पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो आप आफ्टर ग्रांट भी रिवोक करा सकते हो। ठीक है, हु कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन, कौन करा सकता है रिवोक कराने के लिए, कौन जा सकता है, तो कोई भी बंदा जा सकता है जिसको उस पेटेंट से प्रॉब्लम है या उस पेटेंट में इंटरेस्ट है। हमेशा याद रखना, किसी भी बंदा, किसी भी इंसान को जिसको उस पेटेंट से इंटरेस्ट है, चाहे वो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हो, किसी भी तरीके से अगर उसका उसमें इंटरेस्ट है तो वो रिवोक कराने के लिए जा सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन करना पड़ेगा, पिटीशन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके पिटीशन पर पेटेंटी को नोटिस जाएगा, फिर पेटेंटी को बुलाया जाएगा और ये जो ऑब्जेक्शन वाले आए हैं उसका बात सुना जाएगा, तो दोनों का हियरिंग होगा। हियरिंग के बाद कंट्रोलर जो है डिसीजन देगा। अब डिसीजन या तो अगेंस्ट होगा या तो फेवर में होगा, तो अगर फेवर में होगा तो पेटेंट एज इट इज रहेगा, अगर उसके अगेंस्ट गया तो पेटेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों पार्टी में से किसी को भी अगर अपील में जाना है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड बनाया गया है, आप वहां पे जा सकते हैं। अगर वहां पे भी आपको सेटिस्फैक्टरी वो नहीं मिला, ठीक है, तो आप हाई कोर्ट को सीधा अप्रोच कर सकते हैं। 11वां सवाल है डिस्कस ट्रेडमार्क, व्हाट कैन अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ये पूछ रहा है ट्रेडमार्क क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क एक मार्क होता है या सिंबल होता है या वर्ग ये लोगो होता है या डिजाइन होता है। ठीक है, जो आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करता है गुड्स और सर्विस को किसी दूसरे कंपनी के गुड्स से। ठीक है, ये हो गया ट्रेडमार्क। A trademark is a symbol, word, logo, design, phrase, combination used to identify and distinguish the goods or services of one company from other company. ठीक है, पर्पज क्या है, क्योंकि यहाँ पे सवाल डिस्कस करने के लिए बोला था तो आप सिर्फ मीनिंग नहीं लिखोगे, आप पर्पज भी लिखोगे ट्रेडमार्क का। हो सके तो एक आध एग्जाम्पल भी तुरंत उसमें डाल दो। अगर डेफिनेशन अगर याद है तो वो भी अच्छे से लिख दो, टाइप्स अगर याद है तो वो भी लिख दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस बोला है करने। ठीक है, तो डिस्कस में थोड़ा डिटेल में होता है। तो हमने ट्रेडमार्क का मीनिंग देखा, अब पर्पज क्या है ट्रेडमार्क का, तो ट्रेडमार्क का पर्पज ये है कि ये कंज्यूमर को आइडेंटिफाई ऑफ गुड्स में हेल्प करता है कि भाई ये किस प्रोडक्ट का है, ये किस कंपनी का है, ये किस कंपनी का है। ठीक है, और ये किसी कंपनी के ब्रांड को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसके रेपो को बना के रखता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। और तीसरा है मार्केट में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसको रोकने के लिए भी ट्रेडमार्क काम करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है ट्रेडमार्क के, तो एप्पल का लोगो जो है
वो दूसरे कंपनी के किसी एप्पल इलेक्ट्रॉनिक से डिफरेंस बनाता है, ठीक है। अगर एप्पल का मेरा जूता है, ठीक है, तो एप्पल लोगो जो वो आईफोन वाला है, दोनों में डिस्टिंग्विश है, ठीक है, अंतर है दोनों में। अगर कोई एप्पल से ही फोन बनाने लगे तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसका एप्पल का फोन है भाई, समझ रहे हो ऐसा। तो ये जो है ट्रेडमार्क का ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट है, जो आप गुड्स को एक दूसरे से अलग करके पहचान पाते हो, ठीक है। अगर अमूल के नाम से हर कंपनी आइसक्रीम बनाने लगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि असली अमूल गुजरात वाला कौन है और वो दुबई वाला कौन है, ऐसा, ठीक है। लीगल डेफिनेशन भी हम बताएंगे। तो अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट मार्क्स ट्रेडमार्क एक्ट 1999, a trademark means a mark capable of being represented graphically and capable of distinguish the goods or services of one person or one company from others, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, मस्ट डिस्टिंग्विश, ठीक है, ये जो है दूसरे से डिफरेंस होना चाहिए, और वो गुड्स जो है वो जो मार्क है वो रजिस्ट्रेशन के लिए कैपेबल होना चाहिए। ट्रेडमार्क के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क के अंदर कितने टाइप के मार्क्स होते हैं, वर्ड मार्क होता है, डिवाइस मार्क होता है, कंपोजिट मार्क होता है, सर्विस मार्क होता है, सर्टिफिकेट मार्क होता है, कलेक्टिव मार्क होता है, ठीक है। इसमें तो कुछ मार्क दिया ही नहीं है जो मैंने आप लोगों को बोला था, साउंड मार्क होता है, नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो ये तो चैट जीपीटी का है। मेरा जो नोट्स है ना इम्पोर्टेंट वाला, जो मैंने बेसिक वाला भेजा था, एक बार वो देख लेना, उसमें तो मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया है, ठीक है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क पर, कि क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा ट्रेडमार्क के अंदर, ठीक है। तो देखिए, यूज ऑफ एन आइडेंटिकल मार्क, अगर आपने किसी कंपनी के प्रोडक्ट के आइडेंटिकल आपने कुछ बनाया है तो वो उसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे सरदार जी वर्सेज ये आपका सरदार बक्स वर्सेज स्टारबक्स, ठीक है। ऐसे ही एक कंपनी का आया था कोई, तितली ब्रांड करके था, मतलब सिमिलर था, तो कोर्ट ने सिमिलर मान के उसको जो है वो कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है। तो आइडेंटिकल मार्क होगा, इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। डिसेप्टिवली सिमिलर होगा, इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिमिलर होगा, डिसेप्टिवली से वो हो जाएगा, ठीक है। यूज इन डोमेन नेम्स और ऑनलाइन यूजिंग अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन अ वेबसाइट नेम टू मिसलीड कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अगर आपने अपने वेबसाइट पर भी नाम अलग लिखा है जो कि पहले से रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ये भी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। फिर काउंटर फिटिंग, आपने कोई फेक प्रोडक्ट बना के उस कंपनी का लोगो लगा दिया, इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, तो आपको मैंने बताया था कौन सा था, एक था ना यूज करके था, उसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ था, मतलब वो अगर आप वैसा चीज करते हैं तो वो एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। तो कुछ तो था, यूज करके ही पूरा नाम था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़िए उसको। क्या इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा, तो इन्फ्रिंजमेंट ऑनेस्ट यूज अगर आप कर रहे हैं तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप कंपैरेटिव इन एडवर्टीजमेंट के लिए अगर आप उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ये जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। यूज ऑफ मार्क इन नॉन कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, अगर एकेडमिक यूज से कर रहे हैं, या आप न्यूज मीडिया के हिसाब से कर रहे हैं, या आप लाइब्रेरी के पर्पज से कर रहे हैं, तो ऐसे में वो एक्सेप्शन में आता है, वो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, अगर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करता है कोई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं।
तो दो कॉन्सिक्वेंसेज होगा, एक सिविल हो सकता है, दूसरा क्रिमिनल हो सकता है। सिविल में क्या होगा, तो या तो इंजंक्शन ग्रांट होगा, या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट लिया जाएगा, या डैमेजेस क्लेम किया जाएगा। क्रिमिनल में क्या होगा, 6 महीने से 3 साल तक का जेल हो सकता है, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और सर्च एंड सीजर भी हो सकता है।